किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार। हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। तो किसान भाइयों, आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोकरो नहर सिंचाई योजना के दूसरे चरण का काम शुरू। नगड़ी प्रखंड में हुआ किसान क्रेडिट कार्ड पर कार्यशाला। श्रीविधि की खेती में खाद की मात्रा 50% बढ़ाकर उपयोग करें। अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार द्वारा 5 परगना क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोकरो नहर सिंचाई योजना के दूसरे चरण का जीर्णोद्धार कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें कूदाडीह शाखा नहर 6.18 किलोमीटर और सोनाहातू वितरणी के 5.51 किलोमीटर का जीर्णोद्धार कार्य होगा। यह मध्यम सिंचाई योजना है, जिसके पूरा हो जाने से सभी नहर प्रणालियों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी तथा राहे सोनाहातू के लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। बीते दिनों में नगड़ी प्रखंड मुख्यालय के राजीव गांधी सेवा केंद्र में किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहित सिंह ने कहा कि किसान केसीसी का पूरा लाभ उठाएं और इस पैसे का उपयोग कृषि कार्य में ईमानदारी से करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रखंड प्रमुख दशा मुंडा ने कहा कि किसान बैंक से बेहतर रिश्ता बनाकर चलें ताकि आगे ऋण लेने में कोई परेशानी ना हो। किसान अगर श्रीविधि से धान की खेती कर रहे हैं, नाइट्रोजन, स्फुर और पोटास की मात्रा 80, 40, 20 में 50% की वृद्धि कर दें, यानी नाइट्रोजन 120 किलो, स्फुर 60 किलो और पोटास 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से दें। श्रीविधि में जब हम खेती करते हैं तो जड़ों का बढ़ाव, माने श्रीविधि में जड़ भी ज़्यादा फैलते हैं। जड़ ज़्यादा फैलने से होता क्या है कि पोषक तत्व ज़्यादा पौधा लेता है, तो नीचे का बायोमास और ऊपर का बायोमास दोनों ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा पोषक तत्व पौधे लेते हैं। इसीलिए हमें निश्चित रूप से पोषक तत्व का प्रबंधन में ध्यान देना चाहिए और उर्वरकों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। इसके साथ साथ हमें गोबर खाद का भी उपयोग इसमें ज़रूर करना चाहिए। ऑर्गेनिक मैन्योर का, गोबर खाद का उपयोग करेंगे ताकि पौधे की उर्वरा शक्ति बने रहे, उसकी जल धारण क्षमता भी बनी रहेगी। अतः खासकर श्रीविधि से जो खेती कर रहे हैं उनको सुझाव दिया जाता है कि वे उर्वरकों का ज़्यादा व्यवहार करें और साथ में गोबर खाद का भी व्यवहार करें। किसान भाई बागवानी फसल अमरूद की खेती के लिए जुलाई तक पौधा लगाने का काम संपन्न कर लें। इस फसल से बेहतर उपज पाने के लिए इलाहाबाद सफेदा और लखनऊ 49 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। अमरूद के उन्नत प्रभेद इलाहाबाद सफेदा और लखनऊ 49 झारखंड के कृषि मौसम के हिसाब से काफी फायदेमंद हैं। इसकी उपज बीज पौधे से 100 किलो प्रति पौधा प्रति वर्ष है, जबकि कलमी से 250 किलो प्रति पौधा प्रति वर्ष है। किसान इन प्रभेदों वाले अमरूद की खेती करके प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 40 से 50 हजार रुपए का शुद्ध लाभ कमा सकते हैं। हैंड एक्ट ऑगर उस कृषि उपकरण का नाम है जिसकी सहायता से किसान वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खोदने का काम कर सकते हैं। ये समय, श्रम और लागत की बचत करने वाला हस्तचलित यंत्र है। अब बारी है एक सफल किसान से मुलाकात की। आइए सीधे चलते हैं किसान के पास। आज हम मिलेंगे ऐसे सफल किसान से जो अपनी खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए मौसमी फसलों के साथ साथ बेमौसमी फसलों की भी खेती कर लेते हैं। ये जितना ध्यान अनाज वर्गीय फसलों पर देते हैं, उतना ही ध्यान सब्जी फसलों पर भी। बाइट सफल किसान। हमारे जीविका जो है पूरे कृषि से ही जुड़ा हुआ है। वो पूरे सदस्य हमारे खेती बाड़ी में ही सहयोग करते हैं और कोई बिजनेस या व्यवसाय भी नहीं है, और खेती के बल पर ही हम अपने परिवार का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई मैं करता हूँ। हमारे करीब अपने ही ज़मीन में 4-5 एकड़ ज़मीन है, दोन है, टाँड़ है, बारी है। हर सीज़न में हर फसल चक्र जो होता है, बरसात के सीज़न में बरसात है, मक्का है, करेला है, झींगा है, ये लगता है। अभी लगने जा रहा है, अदरक लगेगा, अब ओल लगेगा। तो हर सीज़न में फसल चक्र जो है इसे हम उस लगाते हैं और जो वहाँ से हमको फ़ायदा मिलता है वो परिवार के लिए ये है, क्योंकि उसी से हम लोग को पढ़ाई लिखाई खर्च करना पड़ता है।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,800 रुपए से 2,100 रुपए, चावल मध्यम 2,150 रुपए से 2,550 रुपए, चावल उत्तम 2,850 रुपए से 4,600 रुपए, गेहूं 1,450 रुपए से 2,200 रुपए, चना 3,650 रुपए से 4,050 रुपए, दाल अरहर 5,800 रुपए से 6,600 रुपए, दाल मसूर 4,600 रुपए से 5,100 रुपए, दाल चना 4,700 रुपए से 5,200 रुपए, सरसों तेल 8,650 रुपए से 9,650 रुपए, चीनी 3,400 रुपए से 3,500 रुपए, आलू 700 रुपए से 900 रुपए और प्याज 2,200 रुपए से 2,450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मौसम के मिजाज के बारे में, मंडी के भाव के बारे में और किसान भाइयों यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम और इस विराम के बाद कुछ और जानकारी की बातें आपके लिए है, तो आप कहीं जाइएगा मत, बस हम अभी लौटते हैं। पिछली बार मौसम ने फसल का बहुत नुकसान किया, मगर चेतराम किसान के जीवन में फिर भी खुशहाली है। मैंने मौसम आधारित फसल का बीमा जो करा रखा था, जिसका क्लेम मुझे 45 दिनों के अंदर मिल गया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में कम या अधिक वर्षा और रबी में बेमौसमी वर्षा, तापमान, नमी आदि से होने वाले फसल के संभावित नुकसान की भरपाई की जाती है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा लागू मौसम आधारित फसल बीमा योजना से लाभ उठाएं। तुरंत निकट के सरकारी बैंक की शाखा या कृषि अधिकारी से संपर्क करें। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ,
विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। और आज आपको हम मिलवाने जा रहे हैं धनंजय कुमार जी से, क्योंकि वो कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। किसान भाइयों, धनंजय कुमार जी आपके लिए जानकारी लेकर के आए हैं, लेकिन जानकारी क्या है ये हम आपको बता दें। पौधशाला में बिचड़ों की तैयारी हम कैसे करें, जी हाँ। और ये हमारा आज का विषय है, और इस विषय पर धनंजय जी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आइए ये जानकारी हम लोग लेते हैं। जब पौधे होंगे स्वस्थ तभी उत्पादन मिलेंगे अपार। सब्जी फसलों में बिचड़ा उत्पादन कैसे करेंगे और इसके लिए बेहतर तकनीक क्या है, इसकी जानकारी देने के लिए आज हम पहुंचे हैं हार पलांडू में, और हमारे बीच हैं कृषि विशेषज्ञ धनंजय जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं जो सब्जी फसल लगाना चाहते हैं, तो सब्जी फसल के लिए जो बिचड़ा उत्पादन करेंगे उसके लिए बेहतर तकनीक क्या है? किसान भाइयों, जो सबसे मतलब अगर बीज के बाद खेती में किसी का मुख्य रोल आता है तो आपका बिचड़ा का है। अगर बीज बहुत ही अच्छा है और आप बिचड़ा अगर सही ढंग से तैयार नहीं करते हैं तो उसका जो है पूरे खेती पर आपका असर पड़ता है और उससे जो है आपको नुकसान होता है, क्योंकि आप बीज लिए हैं, महंगा बीज लिए हैं और किसी तरह से आप उसको डाल दिए हैं, तो अगर सही से अंकुरन नहीं होगा या अंकुरन आने के बाद मतलब बीमारी आ जाएगा तो फिर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए सबसे उन्नत तकनीक जो है पूरे विश्व भर में जो उन्नत तकनीक है वो प्रो ट्रे, प्लास्टिक के ट्रे में जो है बिचड़ा उत्पादन करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं हमारे आसपास पीछे भी लगा हुआ है, बगल में भी लगा हुआ है कि प्लास्टिक के ट्रे में जो है इसका साइज रहता है 98 से 104, और अगर कोई चौड़ा पत्ता वाला है तो उसका रहता है 50। तो उस तरह का ट्रे में अगर आप बिचड़ा उत्पादन करेंगे तो जो बीमारी पैदा होता है बरसात में, मिट्टी से जो बीमारी होता है वो बीमारी इसमें नहीं आएगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन के लिए लागत कितना पड़ता है? किसान भाई, पहले तो जानकारी दे दें कि पहले इसमें 3 सामग्री आपके पास होना चाहिए। पहला तो है कि प्रो ट्रे, प्लास्टिक का ट्रे। दूसरा है कोकोपीट बोलते हैं, जो नारियल के छिलका को पीस करके और ईटा जैसा स्टेरलाइज करके जमा दिया जाता है। और तीसरा है केचुआ खाद। तो जो ट्रे है बाज़ार में, जो रांची के बाज़ार में जो उपलब्ध है, तो ट्रे जो है आपको जो डिस्पोजेबल ट्रे है वो 10 रुपया एक ट्रे का पड़ता है, जो कि आप एक बार यूज करेंगे और फिर फेंक देना होगा। और जो उससे अच्छा है जो इसको 4 से 5 बार आप रीयूजेबल है, जिसका कि बार बार आप प्रयोग कर सकते हैं, कम से कम 4 से 5 बार, तो 20 से 25 रुपया में उपलब्ध है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई पारंपरिक तरीके से बिचड़ा उत्पादन करते हैं और जो बेहतर तकनीक प्रो ट्रे विधि है उससे जो बिचड़ा उत्पादन कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर मिलता है? किसान भाइयों, मतलब प्रो ट्रे और जो पारंपरिक करते हैं, हम समझते हैं कि उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि जैसे कि आप बहुत अच्छा बीज लगाए हैं, बहुत अच्छा आपका बिचड़ा तैयार हो गया है, कोई ठीक है, कोई बीमारी आपके बिचड़ा में नहीं आया है, लेकिन होता क्या है कि जब हम बिचड़ा निकालते हैं पौधशाला से और जब हम रोपाई करते हैं तो उस समय क्या होता है कि अगर गर्मी का दिन है तो तेज़ गर्मी पड़ता है, तो अगर थोड़ा सा भी आपको पानी कम हुआ तो आपका जो बिचड़ा आधा से ज़्यादा मर जाता है। दूसरा क्या है कि अगर बरसात के दिन में, जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, खूब अच्छा बिचड़ा है, अब मौसम भी अच्छा है, आपके साथ मौसम भी साथ दे रहा है, नमी भी है, लेकिन जब उसका भी हम रोपाई करते हैं और रात में एक बार बहुत तेज़ बारिश हो जाएगा तो जो है आधा से ज़्यादा बिचड़ा आपको जो है मर जाता है। तो और अगर हम ट्रे का बिचड़ा लगाते हैं तो ट्रे का बिचड़ा जो है हमेशा हमारा खड़ा रहता है, उसके कारण जो है तेज़ गर्मी से भी और तेज़ बारिश से भी नुकसान नहीं होता है। तो यह बहुत बड़ा मतलब आपको खेती में अगर क्रांति ला सकता है कि आप अगर ट्रे से बिचड़ा उत्पादन करेंगे तो जो रिस्क है, मतलब तेज़ धूप या तेज़ बारिश से रोपाई के बाद है, उसको उस रिस्क को नहीं के बराबर आपको कर देता है। किसान भाइयों, जैसे कि आप तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग पॉली हाउस में प्लास्टिक के घर में, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्लास्टिक का घर ही हो। कहीं भी आप बिचड़ा, जैसे कि आप अगर ज़मीन में भी जब मिट्टी में करते हैं तो मिट्टी में करते हैं तो वहाँ पर भी जब बारिश का मौसम होता है तो आप कोई छप्पर ऊपर बनाते हैं कि हमारा तेज़ बारिश से जो है बीज का नुकसान नहीं हो, पौधा का नुकसान नहीं हो। उसी तरह से अगर आप कहीं पर भी आप ट्रे रख रहे हैं, चाहे तो घर के छत के ऊपर आप रख सकते हैं, घर के आंगन में रख सकते हैं, जहाँ पर भी रख रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा तेज़ बारिश
बारिश से बचाव के लिए कुछ भी आप प्लास्टिक का हो लगा दें, कोई वैसा छप्पर कर दें जिससे कि तेज़ बारिश डायरेक्ट हमारा ट्रे पर नहीं आवे। तो पहला सावधानी बरतें कि ट्रे को थोड़ा सा मिट्टी के संपर्क में नहीं रखें। मिट्टी के संपर्क में रखने से क्या होता है कि ट्रे में आप छेद बना हुआ है, पानी जब डालते हैं तो ज़्यादा पानी जो है उससे निकल जाता है। तो पानी जब बार बार वहाँ पर मिट्टी में जाएगा तो वहाँ पर नमी ज़्यादा होगा, तो आपको बाद में जो है ट्रे से जो है जड़ जो निकल करके उस मिट्टी में चला जाएगा, तो उसके चलते जो है आपका वहाँ पर नुकसान होगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा कोई ईंटा है या नीचे प्लास्टिक बिछा दीजिए, उस पर रखिए, और ऊपर जो है आप जैसे कि बरसात के दिनों में बिचड़ा को बचाते हैं उस तरह से बचाएंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है इसमें कि इसमें मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। इस ट्रे में कोई भी मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है, तो मिट्टी से जो बीमारी पैदा होता है वह बीमारी जो है आपका बिचड़ा में नहीं आएगा। तो बिना कोई रासायनिक खाद, बिना कोई रासायनिक दवाई दिए हुए आपका बिचड़ा जो है स्वस्थ तैयार हो जाएगा। आपने जैसा कि कहा कि पॉली हाउस में बिचड़ा लगाना बहुत अच्छा होता है, लाभकारी होता है, तो पॉली हाउस के क्या फ़ायदे मिलते हैं और क्या किसान भाई इसे किस तरह अपनाएंगे? किसान भाइयों, अभी जैसे कि अगर आप 2.5 डेसिमल का 12 बाई 8 मीटर का अगर पॉली हाउस आप बनाते हैं तो एक बार में उसमें 25 से 30 हज़ार बिचड़ा आपको तैयार होगा। और अगर 25 से 30 हज़ार बिचड़ा तैयार होता है तो पूरे साल में, क्योंकि जब आप इस तरह के व्यवसाय में आएंगे तो अभी जो है आपको दक्षिण भारत में जैसे कि कर्नाटका में या पश्चिम में, महाराष्ट्र, इस सब में किसान जो है अपने से बिचड़ा तैयार नहीं करता है। वह बिचड़ा उत्पादन करने वाले को बोलता है कि हमको इतना तारीख को इस तरह का, इस किस्म का हमको बिचड़ा आप दे दीजिए। तो उसमें क्या है कि अगर इस तरह से आप बिचड़ा 2.5 डेसिमल एरिया में एक छोटा सा अगर आप पॉली हाउस बनवा लेते हैं, उसकी लागत लगभग 80,000 से लाख रुपये आता है, जो सरकार से हम समझते हैं कि 50% सब्सिडी भी है। और उस तरह का अगर करते हैं और साल भर में अगर 8 बैच भी आप बिचड़ा उत्पादन करते हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपये बिचड़ा आपका होगा। और 1 रुपये पौधा भी आप बेचेंगे तो साल में 2.5 से 3 लाख रुपया का जो है आपको व्यवसाय हो सकता है। उसमें आप हम समझते हैं 1.25 से 1.5 लाख रुपया, मतलब पहला साल जो है आपको लागत आएगा, कोई फर्स्ट ईयर जो है आपको पॉली हाउस बनाने में जो लागत लगेगा। उसके बाद जो है एक बिचड़ा पर आपका जो है ट्रे का, कोकोपीट का, केचुआ खाद का और लेबर का 25 से 30 पैसा खर्चा आता है। उसके बाद बीज का आप पैसा जोड़ करके और जो मुनाफा है उसको जोड़ करके अगर आपका खर्चा 50 पैसे आ रहा है तो आप 1 रुपये में बेचें। या जैसे कि शिमला मिर्च का बीज है तो शिमला मिर्च का बीज का दाम ही 1 से 1.25 रुपया है, जो हाइब्रिड शिमला मिर्च है, तो उसका जो है 1.5 से 2 रुपये आप जब बेचेंगे तो इस तरह का व्यवसाय से आपको फ़ायदा हो सकता है। और गांव में छोटे छोटे मतलब एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, उस तरह का जो बेरोजगार युवा लोग हैं, जो मतलब ज़्यादा कुदाल और इस तरह का नहीं चला सकते हैं, तो हर एक गांव में अगर इस तरह का एक बेरोजगार युवा जो है इस तरह का रोजगार में आ जाए बिचड़ा उत्पादन में, तो उससे उसका तो फ़ायदा होगा ही। उसके साथ साथ क्या होगा कि गाँव के किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि सभी किसान को सही जानकारी नहीं मिलता है कि कौन सा बैगन या कौन सा टमाटर की किस्म उनके गाँव के लिए, उनके राज्य के लिए उपयुक्त है। तो जो बिचड़ा उत्पादन करेगा वह दूसरे जगह से जानकारी प्राप्त करेगा, विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त करेगा, और उस तरह का जब बिचड़ा देगा तो फिर उस बिचड़ा से किसान को भरपूर लाभ होगा। सब्जी फसलों के लिए बिचड़ा उत्पादन की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। अच्छा गदरू भाई, एक बात बताइए, आप कारू दादा को खबर किए थे ना? बिल्कुल किए थे, और कारू दादा आके खड़ा है, देख लीजिए सामने। किसान भाइयों जोहार, सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक। और सब खेती बाड़ी कैसे चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है भाई, बरसात का मौसम है तो बढ़िया चलना ही चाहिए। बिल्कुल। बस यही सोचे हैं कि स्वीट कॉर्न का खेती करें। वाह वाह वाह, किसान भाई भी यही सोच रहे हैं कि स्वीट कॉर्न की खेती हम भी करें, लेकिन उसको सोच रहे हैं कि कैसे उसको बहुत तरीका से किया जाए, कैसे उसको वैज्ञानिक ढंग से किया जाए, ताकि चिंता क्यों कर रहे हैं? नंदलाल जी है ना जानकारी देने के लिए, तो बस दिलवा दिए जानकारी, इतना सवाल करने का जरूरत। चलिए जानकारी दिलवाते हैं, और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ नंदलाल कुमार जी। स्वीट कॉर्न की खेती कैसे करें और इससे कितना मुनाफा होता है, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं KGVK के विशेषज्ञ श्री नंदलाल कुमार जी। नंदलाल जी, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये स्वीट कॉर्न है क्या? स्वीट कॉर्न एक मक्का ही है, हम अगर इसको बोलेंगे कि मक्का ही है, लेकिन ये मक्का से थोड़ा फर्क है। इसमें क्या है, अगर हम मीठापन का बात करें, स्वीट कॉर्न में मक्का से ज़्यादा मीठापन है।
इसमें सबसे पहले क्या है, इसको सबसे बड़ी बात है क्या, इसको हम सालों भर खेती कर सकते हैं। अगर हम मक्का की बात करें तो सिर्फ हम खरीफ सीजन में ही मक्का खेती करते हैं। तो किसान भाई अगर ध्यान दें, इसकी खेती अगर अच्छी तरह से करें तो इसे सालों भर खेती करके सालों भर मुनाफा कमाया जा सकता है। जैसा कि आपने कहा कि इसकी सालों भर खेती की जा सकती है, तो अभी जैसा कि खरीफ का समय है, तो खरीफ में इसकी खेती कब शुरुआत करें, खेत की तैयारी कैसे करें, इसकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दें। हम किसान भाइयों को बतलाना चाहेंगे कि जैसे मैंने पहले बतलाया कि इसकी सालों भर खेती की जा सकती है, तो सबसे पहले मैं बतलाऊँ खेत की तैयारी कैसे करें। जैसे सामान्य मक्का में हम लोग खेत की तैयारी करते हैं, 2 से 3 जुताई कर लें। खेत की 2 से 3 जुताई करने के बाद जो खाद की मात्रा है, इसमें खाद की मात्रा का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके पहले मैं थोड़ा सा वैरायटी के बारे में बतला दूँ किसान भाइयों को। इसका वैरायटी का नाम है शुगर 75। ये सिंजेंटा की एक वैरायटी है जो कि काफ़ी अच्छी वैरायटी है। सबसे पहले खेत की तैयारी कर लें। 2 से 3 जुताई करने के बाद अंतिम जुताई के समय उसमें खाद का प्रयोग करें। गोबर के खाद की मात्रा लगभग 4 से 5 टन प्रति एकड़ की हिसाब से डालें। अंतिम जुताई के समय आप यूरिया, DAP और पोटास, उसमें आप जो निश्चित मात्रा है यूरिया का आप 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। DAP 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालें और पोटास भी 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। डालने के बाद में एक किसान भाई एक विशेष बात का ध्यान रखें, इसमें एक दूरी जो होता है, पौधा से पौधा की दूरी और एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी, थोड़ा सा आप निश्चित दूरी में डालें। मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी आपका 90 सेंटीमीटर में होना चाहिए, मतलब 3 फीट के आसपास, और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। इस दूरी में हम लोग बीजों का रोपण करते हैं। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये बीज है, इसका बीजोपचार करना जरूरी है। अगर हम बीज बाहर से खरीद, चूँकि ये तो एक हाइब्रिड बीज है, इसीलिए बीज का उपचारण करने का जरूरत नहीं है। बीज ऑलरेडी उपचारित बीज रहता है, जो भी हम जो खरीदते हैं बाजार से बीज, वो बीज उपचारित रहती है। ठीक है, अब हम इसका पूरा प्रोसेस बतलाएंगे। लगाने के बाद, लगाने के ठीक 20 से 25 दिन के बाद इसमें मिट्टी का कोड़ाई करना पड़ता है, जिसको हम लोग इंटरकल्चर बोलते हैं या फिर मिट्टी का कोड़ाई बोलिए, ताकि उसका जड़ अच्छी तरह से फैल पाए। मिट्टी कोड़ाई करने के बाद उसमें जो बची हुई यूरिया की मात्रा है, पहली बार हमने 50 किलो डाला था, फिर दूसरी बार हम 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फिर यूरिया डाल के उसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं। मिट्टी चढ़ाई करने के बाद फिर उसमें सिंचाई करिए। इसमें जनरली देखा गया है क्या, बरसात को छोड़कर जनरली इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का आक्रमण नहीं होता है, लेकिन किसान भाई थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे कि बरसात के दिनों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हमला करते हैं इसमें। इसीलिए इसका एक अच्छा दवा है, आप जानते हो किसान भाई, फोरेट आपका आता है, फोरेट 3G या फोरेट 10G। इसको आप लोग 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 20 से 25 दिन का जब पौधा हो तब इसका इस्तेमाल करें, तो किसी भी प्रकार का हम कीट नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। हमारे किसान भाई जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वो इसको मार्केट तक कैसे पहुँचाएं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए हम लोग इस पर जो एक्सटेंशन फार्मिंग है उस पर हम किसानों के साथ काम करने वाले, हम लोगों ने विचार किया है। इसमें हम किसान भाइयों से बाईबैक कर लेंगे। अगर उत्पादन अच्छा कर रहे हैं हम तकनीक देंगे उनको, अगर अच्छा तकनीक देके वो उत्पादन कर रहे हैं तो हम खुद खरीद लेंगे, फिर उसको मार्केट हम कर सकते हैं। मतलब किसानों को हम बाजार उपलब्ध करा सकते हैं। अच्छा, ठीक, अगर अच्छा से काम करें तो हम किसानों को बाजार उपलब्ध करा सकते हैं। तो चलते चलते और हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इस स्वीट कॉर्न के बारे में, यानी कि लगाते और इसमें हमारे किसान भाई कौन कौन सी तकनीक अपनाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। हाँ, इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा किसान भाइयों को, जब खेत की तैयारी कर रहे हैं, खेत की तैयारी के समय जब जो खाद का मैंने मात्रा बतलाया था, उस खाद की मात्रा को, जो कि जो मक्के की खेती है वो ज़्यादा मात्रा में खाद खाता है, ज़्यादा खाने वाला फसल हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें एक काम कर सकते हैं, हम लोग जो कि पौधा लाइन से लाइन में लगा रहे हैं, तो खाद की मात्रा को अगर हम लाइन में दें तो वो खाद, जितना हम खाद डालें वो सारा खाद सिर्फ पौधों को ही मिलेगा। हमारा जो डिजायर्ड क्रॉप है, जो फसल करने जा रहा है स्वीट कॉर्न का, सिर्फ पौधों को ही जो खाद मिलना है वो मिलेगा। लाइन से कहने का मतलब क्या है, जब हमने देखा कि 90 सेंटीमीटर मतलब 3 फीट का दूरी, एक लाइन से दूसरे लाइन के कतार से कतार का दूरी 90 सेंटीमीटर दे रहे हैं, तो एक बार हम लाइन खींच लें, लाइन बना लें। लाइन बनाने के बाद जो खाद की मात्रा है वो वही लाइन में गिराएं। लाइन में गिराने के बाद क्या करेंगे, जो दूरी है उसमें भी एक काम कर सकते हैं आप, एक रस्सी ले लीजिए और 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उसमें धागा बांध दें या कोई निशान डाल दें, ताकि जो आपका लगाने का जो स्पेसिंग होगा, जो दूरी होगा, वो निश्चित दूरी होगा। निश्चित दूरी का जहाँ तक बात आता है, अगर हम दूरी को मेंटेन करते हैं, दूरी को अच्छा रखते हैं, उससे क्या होगा, जो हम खाद डाल रहे हैं तो पौधों के बीच में आपस में उसके लिए कंपटीशन ना हो, लड़ाई ना हो खाद के लिए, तो इसीलिए एक निश्चित दूरी देना जरूरी है। तो मैं जो बतला रहा था, अगर हम लाइन में खाद की मात्रा को डालें, उपयोग करें, तो जो भी खाद हमने खरीदा
वो सिर्फ पौधों को ही मिलेंगे, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगा। तो देखा किसान भाइयों, स्वीट कॉर्न यानी कि आम के आम और गुठली के दाम, आप तो फसल तो बेचे, साथ में लास्ट अंतिम समय में इसका आप जो हरे चारे के रूप में भी बेच के मुनाफा कमा सकते हैं। तो नंदलाल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई, कृषि का कार्य ऐसा है तो मेहनत तो जरूर होता है, लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है, क्यों किसान भाइयों? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन गंदरू भाई और कारू दादा आप आज बहुत लेट कर दिए हैं। हाँ देखिए, हमारा समय खत्म हो रहा है ना भाई। समय खत्म हो रहा है, लेकिन समय का हम लोग सदुपयोग कर लें कि कुछ और जानकारी की बातें हमारे पास है किसान भाइयों, और वो जानकारी हमें IMD पुणे से प्राप्त हुई है, तो वो जानकारी भी हम आपको फटाफट दिलवा देते हैं। आइए देखते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आज आकाश में बादल छाए रहेंगे, कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। ताड़ खेत में दलहनी और तिलहनी फसलों की बुआई का 20 दिन हो चुका है, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए निकाई गुड़ाई करें। धान का बिचड़ा अगर 20 दिन का हो गया है और उस खेत में जल जमाव नहीं है, तो पानी का बहाव ऊपरी जमीन से नीचे की ओर करें। श्रीविधि से धान की खेती के लिए खेत की तैयारी करके रोपा शुरू कर दें। चलिए, ये जानकारी भी फटाफट हमारे किसानों भाइयों को मिल गई। और किसान भाइयों, अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको अपना पता बताना चाहेंगे। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। ये भी हो गया फटाफट। हाँ, तो किसान भाइयों, इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।